Good evening, students. Let us get back to our discussion on the institutional approach to the study of comparative politics, right? तो कल हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किए थे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा वेस्ट ओरिएंटेड होने की वजह से, अमेरिका और यूरोप सेंट्रिक होने की वजह से डेवलपिंग देशों की, मतलब थर्ड वर्ल्ड देश यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की देशों की पॉलिटिकल सिस्टम को सही तरह से समझ नहीं पा रहा था। अंडर डेवलप्ड देश या फिर डेवलपिंग देश जो समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सब कुछ यूरोप और अमेरिका की दृष्टिकोण से विचार कर रहा था। तो इसलिए 1950s की सदियों में इंस्टीट्यूशनलिज्म का एक सेटबैक हुआ, उसको चले जाना पड़ा। लेकिन 1970s में यही इंस्टीट्यूशनलिज्म दोबारा वापस आया एक नए फॉर्म में और एक नए नाम लेकर, जिसको आप लोगों ने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नाम से जाना। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, वहाँ से ही आज का हमारा डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, आपके नोट में पेज 2 में देखिए, शायद थर्ड पैराग्राफ है ये। हाँ, ये एक्चुअली सेकेंड पैराग्राफ है। देखिए, सिंस द लेट 1960s and 70s, however, the institutional approach resurfaced in a form which is called new institutionalism and can be seen as having these characteristics. तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म 1970s की सदियों में आया, उसका कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सबने देखा। वो क्या था? नंबर ए, as the term suggests, new institutionalism retained its focus on the study of theory and practice of institutions. तो नाम से ही पता चलता है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरह न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी अपना फोकस ऑफ अटेंशन किस पर रखा? ऑन द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यूरोप, अमेरिका और सभी देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ते वक्त उन पॉलिटिकल सिस्टम्स में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर यानी कि आईन सभा, एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन विभाग और जुडिशियरी यानी कि विचार व्यवस्था, तो इनके ऊपर ही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का फोकस, अटेंशन रहा। नंबर बी, द अप्रोच स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरह न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने भी राष्ट्र और उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपना इम्पोर्टेंस, अपना एम्फसिस रखा। ओके, तो स्टेट और स्टेट की जितने भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन पर ही अपना फोकस और अटेंशन रखा। Bringing the state back in without providing an overarching framework within which the institutions may be said to function as in structural functional approach. तो क्या हुआ? स्टेट और स्टेट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, उन्हीं पर फोकस रखा गया, लेकिन इस बार कोई मॉडल पेश नहीं किया गया, जैसे कि पिछली बार यूरोप और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को ही एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम और मॉडल के तौर पे पेश किया गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। ओके,
It focused instead on the manner in which the institutions interrelate. तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा किस बात पर ध्यान दिया गया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये आपस में अपने आप को कैसे रिलेट करता है। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच रिलेशन कैसा है, इनके बीच इंटर रिलेशन, इनका आपस में संबंध कैसा है, इस बात पर ज़्यादा जोर डाला गया। उसके बाद देखिए नंबर बी, while refraining from making overarching frameworks, the approach did not however avoid making generalized conclusions. तो हालांकि इस बार कोई ऐसा आदर्श मॉडल के हिसाब से यूरोप या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं दिखाया गया, लेकिन साथ में उसका जो जेनरलाइज्ड कंक्लूशन ड्रॉ करने का एक तरीका था, एक टेंडेंसी था, वो रह गया। तो जेनरलाइज्ड कंक्लूशन किस बात को हम कहते हैं? कुछ देशों की पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करके अगर एक पर्टिकुलर खासियत पाई जाती है तो कंक्लूड किया जाता है कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में यही खासियत सब जगह दिखाई देगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। मान लीजिए जिस देश में भी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मिला है, यूनिटरी सिस्टम किसको कहते हैं आप? वो सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता है, केंद्र के लिए एक गवर्नमेंट, राज्य के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता है जो केंद्र और राज्य दोनों को परिचालित करती है। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को आप सब क्या कहते हैं? यूनिटरी सिस्टम। ये आप लोग कहाँ पे देखेंगे? ब्रिटेन में देखेंगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना में देखेंगे, और बांग्लादेश में भी देखेंगे। जब आपको ये सब देशों के बारे में पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। तो यूनिटरी सिस्टम में देखा जाता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में एक बहुत ही करीब रिश्ता होता है। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कॉम्पोजिशन वाइज, फंक्शन वाइज काफ़ी सिमिलरिटी होती है। बल्कि ये कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है तो दो सेपरेट ऑर्गन्स, लेकिन ये एक होकर ही काम करते हैं और एक दूसरे की काम में हाथ बटाते हैं। तो मान लीजिए चाइना में ऐसा देखने के बाद, ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा देखने के बाद, मैं एक जेनरलाइज्ड कंक्लूशन अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरा कंक्लूशन क्या होगा? मेरा कंक्लूशन ये होगा कि in every unitary system there exists a close relationship between the legislature and executive। यानी कि हर किसी यूनिटरी राष्ट्र में जहाँ पर भी यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक बहुत ही करीबी रिश्ता दिखाई देता है। क्योंकि मैंने ब्रिटेन में ऐसा होते हुए देखा, बांग्लादेश में ऐसा होते हुए देखा, चाइना में ऐसा देखा, तो इनके आधार पर मैंने एक जेनरलाइज्ड कंक्लूशन ड्रॉ कर दिया कि हर किसी सिस्टम जो यूनिटरी होता है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी था इंस्टीट्यूशनलिज्म की, कुछ फैक्ट्स को देखते हुए उन फैक्ट्स के आधार पर एक जनरलाइज्ड कंक्लूशन ड्रॉ कर देना, ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर भी रह गया। उसके बाद क्या हुआ? द प्रीऑक्यूपेशन विद द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑल्सो डिड नॉट डिमिनिश। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रीऑक्यूपेशन। व्हाट इज मेंट बाय प्रीऑक्यूपेशन? प्रीऑक्यूपेशन मतलब अगर मैं पहले से ही कुछ सोच में डूबी हुई हूँ, इसका मतलब आई एम प्रीऑक्यूपाइड विथ समथिंग। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर कौन सी चीज़ का प्रीऑक्यूपेशन था? विद द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स।
तो फैक्ट्स कलेक्ट करते रहना और उन फैक्ट्स के आधार पर जनरलाइज्ड कंक्लूशन ड्रॉ करना, ये जो टेंडेंसी, इसमें ही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म प्री ऑक्यूपाइड रह गया। मतलब ये टेंडेंसी उसकी छूटी नहीं, इंस्टीट्यूशनलिज्म जैसा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी ये चलता रहा। In striving for this combination, that is, and adherence to fact-based study aimed towards making generalized conclusions, however, the institutional approach was careful. तो in striving का मतलब कोशिश करते रहना, किसके लिए? इस कॉम्बिनेशन के लिए। कौन सी कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? कि एक तरफ फैक्ट्स रहेगा और दूसरी तरफ इन फैक्ट्स की बेसिस पर मैं एक जनरलाइज्ड कंक्लूशन बना डालूँगी। तो इसकी कोशिश जारी रही, ऐसे जनरलाइज्ड कंक्लूशन बनाने की कोशिश जारी रही। लेकिन इस बार न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कुछ ज़्यादा ही केयरफुल बन गए। किस किस विषय में? नंबर 1, टू ड्रॉ कंक्लूशंस only after careful fact finding efforts have taken place। तो फैक्ट्स को चुनने के वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। पहले क्या होता था? फैक्ट्स को देखा जाता था, फिर सब सिमिलर फैक्ट्स को इकट्ठा करके कंक्लूशन बनाया जाता था। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने क्या किया? फैक्ट्स को केयरफुली और अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद ही उसके आधार पर कोई कंक्लूशन ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो इस बार कंक्लूशन ड्रॉ करने के वक्त और फैक्ट्स इकट्ठा करने के वक्त और भी केयरफुलनेस, सावधानी बरती गई। फिर नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? टू मेक अ प्रूडेंट यूज ऑफ इंडक्शन सो दैट वन कैन कीप क्लोज टू दिस फैक्ट्स इवन व्हेन जनरलाइजिंग। तो क्या कहा गया? कि इंडक्शन सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे सवाल आता है इंडक्शन का मतलब क्या है, और जहाँ पे जहाँ पे कहा जा रहा है प्रूडेंट यूज़ ऑफ इंडक्शन, तो प्रूडेंट का मतलब है प्रैक्टिकल यूज़। किसकी यूज़? ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है? इट इज़ अ टेक्निक used in the social sciences। So ये टेक्निक कैसा है? जैसे मैंने देखा, राम इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी गुड, रकीब इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी गुड, रंजन इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी गुड। तो ये सब फैक्ट्स देखते हुए मैंने कंक्लूशन बना लिया कि जो भी लड़का का नाम आर से शुरू होता है वो सब अच्छे लड़के हैं। तो मतलब मैंने इंडक्शन का इस्तेमाल किया। ओके, इंडक्टिव प्रोसेस इसी को कहते हैं। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में ये जो इंडक्शन का प्रोसेस, इसको बहुत ही प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली इस्तेमाल किया गया ताकि कंक्लूशन ड्रॉ करते वक्त कोई प्रॉब्लम या कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद नंबर 3, द थ्रस्ट ऑफ द अप्रोच। थ्रस्ट मतलब इस अप्रोच का ज़्यादा एम्फसिस, ज़्यादा इस अप्रोच ने किस विषय पर ज़्यादा महत्व प्रदान किया? The thrust of this approach has by and large been on what is called middle range analysis, where facts about specific institutions are collected to cover a broader area, offering greater scope for comparison। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में हमेशा किस बात पर इम्पोर्टेंस दिया गया? किस बात को इम्पोर्टेंस दिया गया? ऑन मिडिल रेंज एनालिसिस। तो मिडिल रेंज एनालिसिस क्या है? एक ऐसा एनालिसिस प्रोसेस जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही फैक्ट्स कलेक्ट किया जाता है ताकि एक बहुत बड़े जगह में
इन सब इंस्टीट्यूशंस के बीच कंपेयर किया जा सके। तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं अगर चाहूँ कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में लेजिस्लेचर जो है सिर्फ लेजिस्लेचर नाम का इंस्टीट्यूशन को ही स्टडी करूँगी और डिफरेंट सिस्टम्स में लेजिस्लेचर्स की जो खासियत है, उनके जो डिफरेंट फंक्शंस है उसको नोट करूँगी और फिर इन लेजिस्लेचर्स के बीच ही कंपेयर करूँगी, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इसमें मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ब्रिटेन का लेजिस्लेचर को पढ़ा और जाना, चाइना की लेजिस्लेचर को पढ़ा और जाना, अमेरिकन लेजिस्लेचर को पढ़ा और जाना, बांग्लादेश की लेजिस्लेचर को पढ़ा और उसके बाद मैंने ब्रिटेन, बांग्लादेश, यूएसए और चाइना की लेजिस्लेचर के बीच कंपेयर किया। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर जोर डाला कि जब हम इन इंस्टीट्यूशंस के बीच कंपेयर करेंगे तो पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशन को उठाएंगे, डिफरेंट सिस्टम्स में ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है उसको जानेंगे, फिर उसके बाद सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स में ये इंस्टीट्यूशन कैसा काम करता है, कैसा दिखता है, उनके बीच कंपेयर करेंगे। तो ये हुआ आपका न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कुछ खासियत। ओके, these facts are however analyzed without offering any inductive models। तो पर्टिकुलर कोई मॉडल पेश नहीं किया गया कि इसी मॉडल को फॉलो करके आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। पहले क्या होता था, यूरोप और अमेरिका की मॉडल ही सबके सामने पेश किया जाता था और इसी को सामने रख के बाकी सभी कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी को किया जाता था। लेकिन अब से नियम ये बन गया कि कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल नहीं रखा जाएगा, देश के सिचुएशन के अनुसार, पॉलिटिकल सिस्टम के अनुसार ही कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं है। Thus, comparative works on the political parties, judiciary, legislatures and the military started। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स और उनके किताबों का नाम लिखा गया है साल के साथ, कौन से ईयर में, कौन से साल में ये वर्क, ये किताब पब्लिश्ड हुआ। तो अगर आप ना चाहें तो इसको ना भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सब बुक का नाम और ऑथर का नाम याद कर के लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ ये जान लीजिए कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने ये प्रैक्टिस शुरू किया कि पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूशंस को उठाएंगे और डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में ये कैसे काम करता है उस पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो जुडिशियरी को अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में जुडिशियरी कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, उन सब को जान लेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंट देशों की जुडिशियरी के बीच ही कंपेयर होगा। ठीक उसी तरह लेजिस्लेचर को अगर कंपेयर करना है तो सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स में लेजिस्लेचर कैसे दिखता है उसको पढ़ लेंगे और फिर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स की लेजिस्लेचर को लेकर कंपेयर करेंगे। अब देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट focused on developing a sociological view of institutions, the way they interact and how they affect society। Very important, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है इसने सभी इंस्टीट्यूशंस का एक सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाया। तो लेजिस्लेचर बोलिए, जुडिशियरी बोलिए, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है,
लेकिन साथ में ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का ऑर्गन होने के साथ साथ ये सब सोसाइटी के भी अंदरूनी हिस्से हैं। इस वजह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन सब इंस्टीट्यूशंस का सोसाइटी के साथ भी हमेशा एक इंटरैक्शन यानी कि लेन देन चलता रहता है। और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने इसी बात पर जोर डाला कि पॉलिटिकल सिस्टम की इन सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ओके, it provides a way of viewing institutions outside the traditional views of economics by explaining why and how institutions emerge in a certain way within a given context। तो हमेशा क्या किया जाता था, इंस्टीट्यूशंस को ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के ज़रिए विचार किया जाता था। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही पुराना ढंग था जिस ढंग से इन इंस्टीट्यूशंस को विचार किया जाता था, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने इस पुराने इकोनॉमिक्स के ढंग से बाहर आकर कुछ नए तरकीब से इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश की। और इस बार उनकी समझने का विषय ये था कि सोसाइटी में किस वक्त और किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये सब इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए थे। This institutional view argues that institutions have developed to become similar across organizations even though they evolved in different ways, and has studied how institutions shape the behavior of actors, that is, the people, organizations and the governments। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने क्या आर्ग्यू किया, क्या बताया, यही कि इंस्टीट्यूशंस जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में डिफरेंट वजह से या फिर डिफरेंट वेज में बना है। इनका बनने का तरीका अलग अलग था, इनके बनने के पीछे वजह भी अलग अलग था, लेकिन बनने की वजह जो भी हो, इनका काम करने का तरीका जो भी हो, जिस मकसद से भी इनको बनाया गया क्यों ना हो, सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स में ये इंस्टीट्यूशन लगभग एक जैसा सिमिलर टाइप ऑफ काम ही करता है। तो मान लीजिए लेजिस्लेचर, ब्रिटेन में जिस तरह से जिस प्रोसेस में लेजिस्लेचर बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस प्रोसीजर से लेजिस्लेचर नहीं बना है। बांग्लादेश में भी उस प्रोसेस से लेजिस्लेचर नहीं बना, चाइना में भी उस प्रोसेस से लेजिस्लेचर नहीं बना। लेकिन लेजिस्लेचर बनने के पीछे प्रोसेस चाहे कोई भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, आफ्टर ऑल सभी सिस्टम में लेजिस्लेचर का सिर्फ एक ही काम है, वो है कानून बनाना, टू मेक लॉज। इसका मतलब द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर इज द सेम इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर प्रोसेस ऑफ ओरिजिन। ओके, तो sociological new institutionalism is distinguished from, though related to, the new institutional economics and new institutionalism in political science। तो जो institutionalism इन इंस्टीट्यूशंस की सोसाइटी के साथ क्या इंटरेक्शन है इस पर जोर डालता है, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों डिसिप्लिन से पूरी तरह अलग है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म persists that
Institutions operate in an open environment consisting of other institutions called the institutional environment. तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ये मानना था कि ये जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस है वो हमेशा एक खुले एनवायरनमेंट में काम कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहा है, तो सब मिलकर एक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट बनाया है। तो लेजिस्लेचर अगर काम कर रही है तो साथ में एग्जीक्यूटिव भी उसके साथ साथ काम कर रही है, जुडिशियरी भी रहती है। एग्जीक्यूटिव का काम है लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ को हकीकत में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और जुडिशियरी का काम है जिस किसी ने भी इस लॉ को ब्रेक किया, उल्लंघन किया, उसको सज़ा दिलवाना, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो मतलब सभी इंस्टीट्यूशन साथ साथ काम कर रहे हैं एक माहौल में, एक एनवायरनमेंट में, जिसको आप कह रहे हैं द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। Every institution is influenced by the broader environment. Okay? तो जिस environment में एक institution काम कर रही है वो हमेशा अपनी environment या माहौल द्वारा परिचालित होती है। तो इसको आप institutional peer pressure भी बोल सकते हैं। तो institutional peer pressure क्या है, इसको समझने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेनी पड़ेगी।